हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गई हूँ आपका बीएड का सेकंड क्वेश्चन लेकर, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा कि शिक्षण की अवस्थाएं, यानी शिक्षण की अवस्थाएं क्या होती हैं, फेजेस, स्टेजेस ऑफ टीचिंग। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। इसमें आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन दिख रहा है हमारे पेज पर, स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इन अवस्थाओं में सम्मिलित क्रियाएं तथा इनकी अवस्थाओं के महत्वपूर्ण पर प्रकाश डालिए। हम इनके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप नीचे भी पढ़ सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। शिक्षण के विभिन्न चरण क्या है। शिक्षण की अंत क्रियात्मक अवस्थाओं में सन्निहित विभिन्न क्रियाशील का वर्णन कीजिए, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग, डिस्कस द वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। हमें टीचिंग के दौरान कौन से ऐसे फेसेस होते हैं जो टीचिंग में आते हैं, जैसे कि नीचे आंसर्स में लिखा गया है, और नीचे आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि कौन से डायग्राम हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है अधिगम, यानी कि लर्निंग सबसे बेस्ट हमारी प्रक्रिया होती है, जिसमें आप विदाउट लर्निंग के कुछ भी नहीं सीख सकते। ये प्रभावशाली बनाना शिक्षण क्रियाओं को कुछ न कुछ परिणाम प्रदर्शित करना ही होगा, अन्यथा ये केवल क्रियाएं बनकर रह जाएंगे। इसलिए क्रियाएं ही बनकर रह जाएंगे, हम इन्हें सीख नहीं सकेंगे। इसमें एक अनुभवी व्यक्ति किसी अनुभवहीन व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है तो वह शिक्षण कहलाता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, जो कि हम देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं, और हम चेक भी कर सकते हैं, और उसका विकास होता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इन क्रियाओं द्वारा छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षण की अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए कई विद्वानों ने शिक्षण प्रक्रियाओं से जुड़ी कई सारे टिप्स दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, आप नीचे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम योजना चरण, सेकंड है हमारा सेकंड नहीं है, हमारा थर्ड है मापन चरण, एंड फोर्थ है मिस प्रिंट है, वो आप इग्नोर कीजिएगा। ये फर्स्ट सेकंड है। फोर्थ यानी कि थर्ड पॉइंट हमारा अनुदेशन चरण, एंड लास्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है मूल्यांकन चरण। तो शिक्षण के जो हमारे आप हम पढ़ेंगे शिक्षण के डिफरेंट टाइप ऑफ के दृष्टिकोण, यानी कि हम नीचे आकर पढ़ते हैं कि कौन से हमारे शिक्षण प्रक्रियाएं हैं जो वितरित की गई हैं, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण से पूर्व की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, यानी कि प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण की अंत क्रियात्मक अवस्थाएं। थर्ड है हमारा कि शिक्षण के बाद की अवस्थाएं, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग, एंड हमारा था इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। नीचे तीनों पॉइंट्स के डायग्राम भी शो किए गए हैं बनाकर। आप भी जब भी एग्ज़ाम में मेंशन करते हैं तो आपको हो सकता है कि अच्छा लुक आए एग्ज़ाम में, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। नीचे आपका फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण पूर्व की अवस्था, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। और ये हमारा स्क्रीन पर सेकंड पेज है। सेकंड पेज में आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट का शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करना है, यानी कि हम शिक्षण के उद्देश्य को हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अध्यापक सबसे पहले क्या करते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि टीचिंग को निर्धारित करना व्यवहार परिवर्तन के रूप में, ताकि वो बच्चों को समझा सकें, उसकी परिभाषा बता सकें, ताकि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में सही ज्ञान प्राप्त हो सके। इससे क्या होता है कि हम शिक्षण के उन सभी व्यवहारिक क्रियाओं की पहचान की जा सकती है जो छात्रों को पढ़ने में मदद करती है। और जैसे कि ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें मानदंड व्यवहार को परिभाषित किया गया है, जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति के निश्चित करते हैं। योजना स्तर पर ही मूल्यांकन के मानदंड व्यवहार को विश्लेषण एवं व्याख्या कर ली जाती है। हमारा सेकंड पॉइंट है पाठ्य सामग्री का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द सब मैटर।
सभी मैटर्स के ऊपर भी सिलेक्शन किया जाता है कि जैसे कि अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली पाठ्य सामग्री के बारे में सही से नॉलेज इकट्ठा करते हैं कि नहीं, या फिर वो डायरेक्ट बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो इसके बारे में भी निर्णय लिया जाता है कि पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करते हैं कि नहीं। सेकंड कि जो चिन्ह वो बच्चों को बताते हैं, संकेत वो देते हैं जिस भी टॉपिक के बारे में, भाषा जिस भी भाषा को वो विवरण करते हैं, बच्चों के समक्ष पक्ष रखते हैं, तर्क रखते हैं आदि, इन सब के बारे में निर्णय लिया जाता है कि वो कौन से लैंग्वेज चूज़ करेंगे, या फिर कौन सी लैंग्वेज के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर कौन से टॉपिक को किस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि बच्चों को समझ आ सके। उनको सही भाषा तथा सही टॉपिक का ही चयन करके ही पढ़ाना होता है बच्चों को, ताकि उस टॉपिक के बारे में बच्चों को सही समझ आ सके, ताकि वो आगे भी किसी को समझा सके उस टॉपिक के बारे में। अब देखिए आप, अध्यापक निदानात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल देता है। इससे मालूम पड़ता है कि पाठ्य वस्तु के छात्रों पर व्यवहार क्या आता है और कैसे आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पॉइंट्स हैं। छात्रों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत होती है, छात्रों का पूर्व व्यवहार क्या हो सकता है, छात्रों की अनेक स्तर पर क्या आवश्यकताएं हैं, छात्रों के लिए किस स्तर की अभिप्रेरणा प्रभावशाली है। और ये यहाँ पर हमारा पाठ्य सामग्री के तत्वों को क्रमबद्ध करना, यानी कि शिक्षण में पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उनके तत्वों को तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। पॉइंट टू बाय पॉइंट समझाया जाना चाहिए बच्चों को, ताकि वो पॉइंट बाय पॉइंट पुट भी कर सकें या फिर समझा सकें दूसरों को, या समझ सकें खुद को सबसे पहले, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे से क्रिएटिव हो सकें, एक्टिव रह सकें और उस क्वेश्चन का तुरंत के तुरंत निवारण कर सकें, जो भी क्वेश्चन उनके सामने रखा जा सकता है। अब हमारा स्क्रीन के सामने पेज नंबर 16 है, जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको बताया गया है कि शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों के संबंध में निर्णय, कि क्या क्या प्रवृत्तियों में वो लोग निर्णय ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं शिक्षण की युक्तियों का विस्तार, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या बताया गया कि उद्देश्य, यानी कि जो भी हमारा उद्देश्य होता है कि निर्धारित करके पाठ्यक्रम सामग्री का चयन करके उसे क्रमबद्ध रूप से बच्चों को पढ़ाया जाए। अध्यापक पाठ्य सामग्री के प्रस्तुत, जिसे आप नोट्स कहते हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ते हैं, सीखते हैं टॉपिक को और सीखते हैं। देन आप उसके बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, या फिर टीचर्स को उन्हीं के तरीक़ों में आप समझा सकते हैं, उस आंसर का विवरण दे सकते हैं। शिक्षण की युक्तियों का चयन करता है। शिक्षण की युक्तियों के चयन में उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। कई अध्यापक ऐसे होते हैं जो बिना समझे ही बच्चों को पाठ के बारे में नॉलेज दे देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों पर पाठ का उतना असर नहीं पड़ता जितना कि समझ कर, नोट्स बनाकर, समझा कर, ब्लैक बोर्ड पर चित्रण करने के बाद समझ आता है, उतना नहीं बच्चों के दिमाग में घुसती वो बात, या फिर उन्हें समझ आती, ये कह सकते हैं। शिक्षण की युक्तियों का विस्तार, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या बताया गया है कि अध्यापक के लिए शिक्षण व्यू रचना का चयन करना जरूरी होता है। जरूरी करना पर्याप्त नहीं है, अपितु मतलब निर्णय लेता है कि कक्षा में किस समय किन युक्तियों, प्रविधियों व साधनों का प्रयोग करेगा। जैसे कि हमें अध्यापक को हमेशा कोई भी पाठ पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछना होता है, कब भाषण देगा, इसका चुनाव करना होता है, कहाँ चार्ट तथा मानचित्र का प्रयोग करेगा, कहाँ श्यामपट्ट का प्रयोग करेगा, कहाँ मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा, इन सभी का चयन किया जाता है तथा इसका समय अनुसार विवरण किया जाता है। शिक्षण की इन सभी क्रियाओं को स्पष्ट रूप से शिक्षक पूर्णतः तत्पर चयन करके निर्धारित करता है, समय लेता है, ताकि पढ़ाने की जो दृष्टि है वो सही रूप से देखी जा सके दूसरों की नज़र में। सेकेंड है हमारा कि आप देख सकते हैं शिक्षण की अंत क्रिया अवस्थाएं कौन सी होती हैं, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं नीचे कि कक्षा के आकार की अनुभूति, यानी कि साइजिंग ऑफ द क्लास। कक्षा का आकार सामान्य अनुसार होना चाहिए, जैसे कि कक्षा के आकार चुनाव किए गए हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर की ओर से। छात्रों का निदान, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स, यानी कि हमारे
छोटा सा रूम है कक्षा का और उसमें 100 बच्चे हैं, तो ऐसे एक शिक्षक 100 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। और लास्ट में हमारा थर्ड पॉइंट है, क्रिया तथा प्रक्रिया में निम्न बातों का समावेश, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन लेने से पहले हमें ये अध्यापक को ज़रूर उसके बारे में सोचना चाहिए कि रिएक्शन आने वाले समय में क्या होगा बच्चों पर, जो मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ क्या वो बच्चों को समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। उद्दीपनों का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, और उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुली। ये आप समझ ही रहे होंगे कि पढ़ने के बाद आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। युक्तियों का प्रयोग तथा यूज़ ऑफ स्ट्रैटेजीज, युक्तियों का विस्तार, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज। कक्षा के आकार की अनुभूति, साइजिंग, इसमें आपको डिटेल में बताया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा और आपको ईजिली कोई भी इश्यू नहीं होंगे। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। यहाँ पर बताया गया छात्रों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा एरिया आपको समझाया गया है, तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, आपको डिटेल में समझाया जा सकता है। प्रत्यक्षीकरण, निदान, अनुक्रिया, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अनुक्रियाएँ एवं सोपक्रम, इनिशिएशंस ऑफ रिस्पॉन्स, इनिशिएशंस एंड रिस्पॉन्सेस, क्या होते हैं। शिक्षण के तहत जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सोपकरण, इनिशिएशन, अनुक्रिया, ये दोनों क्रियाएं छात्र एवं अध्यापक के बीच संपादित होती हैं। इनके शब्द जो होते हैं वर्बल इंटरलेशन, जिन्हें कहा जाता है। अध्यापक प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थी उन प्रश्नों के प्रति प्रतिक्रिया रखता है, यानी कि कोई भी, यानी फॉर एग्जांपल हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, तो हमें उनके क्वेश्चंस पूछने से पहले हमें उनके आंसर्स रेडी रखने होते हैं, ताकि हम अपने टीचर्स को पहले ही आंसर्स तैयार करके उनके पूछने से पहले हम उन्हें जवाब दे सकें। इसमें आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हैं। कक्षा शिक्षण अंतक्रिया विश्लेषण। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस। इसमें आप देख सकते हैं शाब्दिक अंतक्रिया प्रक्रिया, यानी कि वर्बल इंटरेक्शन, अशाब्दिक अंतक्रिया प्रक्रिया, नॉन वर्बल इंटरेक्शन। इसके अंतर्गत आते हैं अध्यापक के अंतर्गत आते हैं छात्र के अंतर्गत आते हैं कार्य के प्रकार के अंतर्गत आते हैं कार्य के बाद। फिर आप देख सकते हैं स्रोपक्रम, अनुक्रिया, स्वोपक्रम, अनुक्रिया, अध्यापक, छात्र, विद्वन, ये सारी इन लाइन बाय स्टेप बाय स्टेप आपको विवरण मिलते जाएंगे। तो नेक्स्ट शीट पर हम आते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रस्तुतिकरण करना, यानी कि प्रेजेंटेशन। विद्यार्थियों के प्रत्यक्षीकरण व निदान करने के बाद अध्यापक कक्षा में पाठ्य सामग्री का प्रस्तुत करता है। उसके द्वारा पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करने के बाद व्याख्यान करता है, प्रदर्शन करता है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी करता है, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करता है, पाठ्य सामग्री यानी कि नोट्स बुक, पेन, प्रोजेक्टर, परमानेंट मार्कर, इन सभी सामग्रियों का यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन, यानी कि फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। शिक्षण की अंत क्रियाएँ अवस्थाओं में प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इसमें आप विद्यार्थियों को उनको निष्पादन के बाद सूचना प्रदान करना, ताकि उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए जा सके। यानी कि पढ़ाने के बाद बच्चों को किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के बाद हमें उनसे जानना ज़रूरी होता है कि बच्चों को कितना समझ में आया उस टॉपिक के बारे में, या फिर उनको कितनी नॉलेज आ रही है, आप जिसे कह सकते हैं कि वो कितने पानी में है, कितना उन्हें समझ में आया उस टॉपिक के बारे में। विद्यार्थियों को पता लग जाता है कि उसका उत्तर सही है या गलत है। शिक्षण प्रक्रिया प्रतिपुष्टि प्रदान करना कहलाता है। प्रतिपुष्टि को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। जब अध्यापक भाषा का प्रयोग करके विद्यार्थियों को यह बताता है कि उसका उत्तर सही है या गलत, तो शाब्दिक प्रतिपुष्टि का उदाहरण है। और अब वह संकेत मुख्य कृति व भावभंगी के द्वारा समझाता है, तो पता चल जाता है कि
वो उत्तर गलत है, सही है या गलत होने की पुष्टि करता है, तो अशाब्दिक प्रतिपुष्टि का उदाहरण होता है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम बना है हमारा। डायग्राम में लिखा है अध्यापक, प्रत्यक्षीकरण, निदान, मूल्यांकन, छात्र। नीचे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण क्या क्या है। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इसमें आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप की परिभाषा। शिक्षण द्वारा जो व्यवहार उत्पन्न होते हैं बच्चों में या फिर जो हमारे माहौल में उत्पन्न होते हैं, उसका शुद्ध रूप और तथा उसकी परिभाषा के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक में। आपने खुद नोटिस किया होगा जब आप अपनी कक्षा में पढ़ते थे बच्चों के द्वारा या फिर किसी के थ्रू द्वारा, तो किसी भी क्वेश्चन के पुट किए जाने के बाद या फिर किसी भी क्वेश्चन को क्लासरूम में पूछे जाने पर वहाँ का माहौल, वहाँ का व्यवहार बच्चों में ईज़िली चेंज हो जाता है। जैसे कि एक डाउरी सिस्टम के बारे में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों के अलग अलग व्यू निकल कर आते हैं। सभी बच्चों का अलग अलग व्यू होता है, समझने की शक्ति अलग होती है, सीखने की शक्ति अलग होती है। सेकंड हम आते हैं मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एवोल्यूशन टेक्निक्स। इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन किया जाता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों में। थर्ड पॉइंट है हमारा प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन एंड चेंजिंग द स्ट्रेटजीज इन टर्म ऑफ एविडेंस गैदरिंग। इसमें क्या है कि अध्यापक अपने अनुदेशन व शिक्षण युक्तियों में के संबंध में भी निर्णय लेता है कि मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक को अनुदेशन तथा शिक्षण युक्तियों के आधार पर विकास के लिए आधार मिलता है। इसलिए मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण की क्रियाएं का भी निदान किया जाता है। कई बार होता है कि हमारे अध्यापक हमें मैथ्स के कुछ सम्स देते हैं लेकिन हमें उनका सॉल्यूशन निकालना नहीं आता, तो उनका जो सॉल्यूशन किया जाता है क्लासरूम में हमारे टीचर्स के थ्रू या फिर हम बच्चों को सिखाते हैं, तो उन्हीं के बारे में इस टॉपिक में समझाया गया है। आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। नीचे हमारा दिया गया है कि शिक्षण की अवस्था के बाद का महत्व, यानी कि कक्षीय पर्यावरण का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लास का एनवायरनमेंट होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इस प्रकार शिक्षण के बाद की अवस्था क्या होती है, विद्यार्थियों को आवश्यक पृष्ठ प्रदान करके उन्हें अपने कार्य में सुधार करने में हेल्प होनी चाहिए। बच्चों में इको फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्देश्य का मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप टॉपिक के थ्रू पढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अनुदेशात्मक प्रक्रिया का मूल्यांकन, और फोर्थ पॉइंट है विषय वस्तु का मूल्यांकन, और हमारा लास्ट पॉइंट है अवस्थाओं का अंतर संबंध। इसमें आप देख सकते हैं अवस्थाओं का अंत संबंध बताया गया, जैसे कि पूर्व सक्रिय अवस्था आयोजन, अंतक्रियात्मक अवस्था कार्यान्वयन, शिक्षण के बाद की अवस्था मूल्यांकन। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं या वीडियो मुझसे चाहिए, तो आप मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, बना दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, ताकि आपके पास मेरे नए वीडियोज़ के अपलोड पहुंचते रहें। थैंक यू।